बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट पे सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। साल 2024 का आगाज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिकॉर्ड तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 2200 पॉइंट्स प्लस हुआ और दो नफसाती हदें अबूर करता हुआ 64,700 का लेवल क्रॉस किया दौरान ट्रेडिंग। 100 इंडेक्स का जब आगाज हुआ तो मार्केट 62,000 के लेवल पर थी और आज इंट्राडे का लो लेवल 62,000 ही रहा। उसके बाद हमने देखा कि तेज़ी का रुझान बरकरार रहा, तेज़ी रही, फिर ज़बरदस्त तेज़ी रही, फिर रिकॉर्ड तेज़ी रही और 100 इंडेक्स एक वक्त पे 2200 पॉइंट्स प्लस हुआ और 64,700 का लेवल क्रॉस किया। बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी रही। और तेज़ी क्यों रही? जाहिर सी बात है, जब IMF से आपको इतनी बड़ी खबर मिलेगी कि IMF ने पाकिस्तान के लिए अपनी मीटिंग का जो शेड्यूल है वो तय कर लिया और बहुत जल्द हमें IMF से एक किस्त मिल जाएगी स्टैंड बाय प्रोग्राम की, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। उसके बाद फिर FBR की कारकर्दगी जो रिकॉर्ड रही उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। उसके बाद फिर SIFC मुतहरिक है पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी के तसलसल को बहाल करने के लिए और फिर SIFC की मुसलसल कोशिशें हैं कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी कंपनी है, बल्कि दुनिया की टॉप 5 कंपनीज़ में अरामको कंपनी आती है, उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाए। तो ये न्यूज़ जब आई मार्केट में कि अनकरीब अरामको से कोई बड़ी खबर मिल सकती है रिफाइनरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो ये तमाम पॉइंट्स से जिन्होंने मार्केट को प्लस किया, सरप्लस किया और रिकॉर्ड प्लस कर दिया। यानी साल 2024 का आगाज़ मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा। अगर मैं मार्केट में ट्रेडिंग की बात करूं तो ओवरऑल 623 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। 326 कंपनीज़ के शेयर्स पॉजिटिव रहे, सिर्फ 36 कंपनीज़ के शेयर्स नेगेटिव रहे। तो ओवरऑल 377 कंपनीज़ की शेयर्स में लेन देन हुआ और सरमाकारों का एतमाद बहुत बेहतर रहा, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। रिफाइनरी सेक्टर में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर, IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में भी खरीदो फरोख्त देखी गई। तो आज हम अपने सेगमेंट के अंदर स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के हवाले से भी बात करेंगे, वजूहात भी जानेंगे और अपकमिंग सेशंस स्टॉक मार्केट में कैसे होंगे इस हवाले से भी हम तफसीली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। IMF $700 मिलियन की अगली किस्त की अदायगी की हतमी मंजूरी देगा और उसके बाद स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत हमें 700 मिलियन की रकम मिल जाएगी और इससे आलमी इदारे, जो दूसरे आलमी इदारे हैं जो हमें रकम देंगे, उसका भी तसलसल बाहर हो जाएगा और हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे, रुपये की वैल्यू बेहतर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू डॉलर। और IMF पाकिस्तान के $3 बिलियन के स्टैंड बाय इंतज़ाम के पहले जायजे पर गौर शुरू करेगा। बड़ी अच्छी बात है, IMF से हमारे मामलात बेहतरी की सतह पर हैं। तमाम हमने IMF की शराइत को मनवन तस्लीम किया, IMF के तमाम टारगेट्स को हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है और इसी की एक कड़ी है कि FBR ने साबित कर दिया कि IMF का जो टारगेट है उसको हमने पूरा कर लिया है। IMF की एक बड़ी कामयाबी हमने देखी और IMF के जो नंबर्स हैं वो FBR के जो नंबर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त और रिमार्केबल रहे। टैक्स कलेक्शन के हवाले से 1 खरब रुपए से ज़ायद उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया। IMF ने पहले ही कहा था कि FBR अपनी प्रोग्रेस को बेहतर करे, इम्प्रेसिव करे, टैक्स कलेक्शन के हवाले से कोई मजबूत पॉलिसी लेकर आए और FBR ने बाकायदा तौर पर यह साबित किया कि उनकी कारकर्दगी अच्छी है और अच्छी रह सकती है और 1 खरब रुपए से ज़ायद महसूलात इकट्ठे हुए। दिसंबर 2023 के दौरान 1021 अरब रुपए के टैक्स जमा हुए। दिसंबर में जारी 38 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए, उसके बावजूद टैक्स कलेक्शन 984 अरब रुपए रही। तो आइंदा वाले दिनों में हमने अपने टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए कुछ इकदाम उठाने वाले हैं और FBR ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी किया है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर अब घेरा उनका तंग होगा। गैस बिजली के कनेक्शंस भी काटने पर गौर होगा, उनके सिम्स के कनेक्शन भी पहले मरहले में काटे जाएंगे, फिर उनके बैंक अकाउंट की जांच पड़ताल होगी और फिर उनको सीज किया जाएगा। तो टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए, टैक्स टारगेट को बेहतर करने के लिए FBR IMF के कहने पर मजीद सख्ती शुरू करेगा क्योंकि हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमने अपने टैक्स नेट को इंक्रीज़ करना होगा और टैक्स नेट को इंक्रीज़ उसी सूरत में किया जा सकता है जब हम नॉन फाइलर सिस्टम को इस मुल्क से ख़त्म करें। जब तक नॉन फाइलर सिस्टम रहेगा हम अपना टैक्स नेट इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे। टैक्स चोरी जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग होगा। तो आइंदा वाले दिनों में FBR की कारकर्दगी बड़ी मॉनिटर होगी, IMF उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करेगा। और IMF ने तो पहले ही कहा है कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी की शरह बहुत ज़्यादा है और टैक्स GDP हमारे मुल्क में 8 to 9% है। अगर ये 8 to 9% इंक्रीज़ होकर 12 to 13% पे चली जाती है तो यकीनन हम अपने फिस्कल डेफिसिट को ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि हम अपनी जो GDP है उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइंदा वाले दिनों में FBR की जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर होगी IMF के सामने
और जाहिर सी बात है जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो रहा है उसमें एफबीआर लाइमलाइट पर है और चेयरमैन एफबीआर की काविशें हैं कि वो अपने टैक्स नेट को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वक्त ज़बो वाली की जानिब गामजन है और जब तक हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ नहीं होगी और इम्पोर्ट चूँकि हमारी कम हुई है तो उससे यकीनन टैक्स कलेक्शन में थोड़ा बहुत अफेक्ट आ रहा है। लेकिन बहरहाल इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन हो गए और सैटरडे वाले दिन ये इलेक्शन हुए तो हमने बड़े अजीबोगरीब मनाजिर देखे। इससे पहले हमने ऐसे मनाजिर कभी नहीं देखे थे कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो इलीट क्लास है, जो सबसे पढ़ी लिखी क्लास है, जब वो वोट कास्ट करने आई तो आपस में ही लड़ पड़ी, झगड़े हो रहे हैं। दो ग्रुपों के दरमियान इतने सख्त किस्म के मामला सामने आए लड़ाई झगड़े के कि पुलिस और रेंजर्स को मुदाखलत करनी पड़ी और एक वोट कास्ट करने के लिए मेंबर को 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे वेट करना पड़ा। दो ग्रुपों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला था, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और बिजनेस पैनल ग्रुप। ये दो ग्रुप थे जिनके दरमियान एक सख्त मुकाबला हमने देखा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है बिजनेस कम्युनिटी की फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची में ये इलेक्शन हुए और इसमें बिल आखिर यूबीजी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। यूबीजी का ग्रुप जो है वो इस बार आ गया है और जो बिजनेस पैनल ग्रुप है उसको शिकस्त हुई है। बहरहाल कोई सा भी ग्रुप आए, अगर बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का मदावा हो और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार बेहतर हो तो यकीनन इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। बहरहाल आज प्रोग्राम के अंदर हम तफसीली डिस्कस करेंगे कि यूबीजी ग्रुप यानी यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के लोग जो इस वक्त फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मनसब पर आ गए, अब उनके टारगेट्स क्या हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमेशा से मसाइल रहे हैं, लेकिन साल 2023 इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहा और आइंदा आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या फाल किरदार अदा करेंगे, बिजनेस पैनल ग्रुप ने कौन सी गलतियां की जो अब यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप उसको दोहराएगी नहीं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या रिलीफ प्लान तैयार हो सकता है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा चूँकि अब एफबीआर एक्शन लेने वाला है नॉन फायरर्स के लिए, फिर एफबीआर की कलेक्शन भी रिकॉर्ड स्तर पे पहुँच गई है, तो हम ये पूछना चाहेंगे अपने टैक्स एक्सपर्ट से जो आज हमारे प्रोग्राम में आएंगे कि हमारे मुल्क में नॉन फाइलर सिस्टम इतना मजबूत है कि पैसे देकर लोग नॉन फाइलर बनते हैं और फिर उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। हमारे मुल्क में जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश पर होती हैं, बैंकिंग जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा फाल नहीं है। 60% हमारे मुल्क में अप्रॉक्सीमेटली जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ऐसी सूरत में जो एफबीआर एक्शन लेने वाला है, सिम बंद कर देगा, बिजली और गैस के कनेक्शन बंद करने पे गौर हो रहा है, फिर अकाउंट भी सीज हो सकते हैं जो आखिरी मरहला है। तो क्या ये फार्मूला कामयाब हो पाएगा? क्या हम अपना टैक्स नेट मजीद इंक्रीज़ कर पाएंगे? क्या हम आईएमएफ के मुताबिक अपने टैक्स सर्कल को इंक्रीज़ करके उन लोगों को शामिल कर पाएंगे जो टैक्स नहीं देते या जो टैक्स चोरी करते हैं? इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे आज प्रोग्राम में। स्टॉक एक्सचेंज, टैक्स के निज़ाम को और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या किरदार होगा मुस्तकबिल में। लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहसन मेहनती, डायरेक्टर आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। 9:30 का आगाज़ और आज हमने देखा ज़बरदस्त तेज़ी, रिकॉर्ड तेज़ी, 100 इंडेक्स 2200 पॉइंट प्लस हुआ दौरान ट्रेडिंग। क्या वजूहत समझते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट के अंदर जो उसकी ट्रू वैल्यूएशंस है, आई थिंक कि वो तो है, हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं जी। इसके अलावा आईएमएफ की ट्रांच पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $7.8 बिलियन अचीव हुए हैं। आई थिंक कि ये इतनी मुस्बत जो डायरेक्शन पिछले साल मार्केट ने ली थी, जो रिकॉर्ड हाई इसके अंदर 55% का गेन हुआ है। हमने देखा कि इस साल भी जो है उसकी तवक्कुआत है कि वो उस तरह का गेन आए। तो इन्वेस्टर जो है चूंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं नए साल के अंदर पॉलिसी रेट के अंदर कमी आएगी, फिर इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा से आएगी, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बशमूल जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। आरामको की जानिब से इन्वेस्टमेंट आ सकती है रिफाइनरी सेक्टर में। SIFC बहुत ज़्यादा मुतारिक हो गया है, तो इन खबरों ने भी स्टॉक मार्केट को काफ़ी तक़वियत दी आज। जी बिल्कुल, आई थिंक कि ये जो SIFC है इसके $100 बिलियन के कमिटमेंट्स लिए गए हैं। ये एक्सपेक्टेड है यूएई से, सऊदी अरेबिया, कतर और फिर कुवैत। आई थिंक कि ये रफ्ता रफ्ता हम देखेंगे कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ भी जाएगा, ऑयल रिफाइनरी से शुरू होके। एंड आई थिंक कि इसके अंदर काफ़ी इसकी डेवलपमेंट्स ऑनगोइंग वीक के अंदर हो रही हैं, जिसके अंदर जिनसे कमिटमेंट्स लिए थे उनसे बशमूल जो है वो इन्वेस्टमेंट के भी जो है वो उसको इफेक्टिव बनाया जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर भी इससे इजाफा हो सकता है और आने वाले वक्तों में मजीद फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का रुख कर। अच्छा एहसन साहब, गुज़िश्ता साल तो हमने IPO के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्ड्स देखा था, IPOs नहीं आए,
लेकिन इस साल के हम उम्मीद लगाएं कि मार्केट अगर प्लस और सरप्लस और रिकॉर्ड प्लस हो रही है तो साथ साथ आईपीओज भी आने शुरू हो जाएं तो मार्केट को और तकवीत मिले। देखिए बिल्कुल आईपीओ यूजुअली ऐसे टाइम पर आते हैं मार्केट में जहां पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, तो इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं वो, यानी कि स्पॉन्सर्स प्रेफर करते हैं कि वो लोन की तरफ नहीं जाएं और वो इक्विटी मार्केट लें अपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है या इन्वेस्टर्स को। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, काफ़ी जो है इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ चुका है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चूँकि स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम बढ़ चुके हैं, तो जी। इन्वेस्टर की जो आवक होगी वो ज़्यादा होगी और फिर जो एपेटाइट है वो चूँकि बहुत ज़्यादा है इस वक़्त, ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो आईपीओज़ एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। 67,000 का लेवल 100 इंडेक्स ने अबूर किया था साल 2023 में। एक्सपेक्टेशंस क्या है साल 2024 में 100 इंडेक्स को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए आई थिंक कि 67,000 तो टूटता हुआ नज़र आ रहा है और आई थिंक कि ये 20-25% भी रिटर्न मार्केट में आ गया, तो ये जो है ये यहाँ से 15,000 पॉइंट्स से इज़ाफ़ा बाज़ार जो है वो ले सकती है इन 2024। यही एक्सपेक्टेशन ब्रॉडरली सारे ब्रोकरेज हाउसेस की है कि मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट 8,000 जो है लेवल टच करे इन 2024 और उसकी बेसिस ये है कि पॉलिसी रेट के। अच्छा एहसन साहब ये बताएं कि आज दौरान ट्रेडिंग कौन कौन से सेक्टर्स में सरमायाकारी का तसलसल बहाल रहा? ऑयल एंड गैस सेक्टर में रहा, रिफाइनरी सेक्टर में रहा, आईटी सेक्टर में रहा, इस हवाले से क्या डिस्क्रिप्शन है? देखिए आई थिंक कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो तेज़ी देखी गई और उसकी वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है और इन्वेस्टर इंटरेस्ट जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी आता है, लोकल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशंस, सबकी एक्टिविटी अक्रॉस द बोर्ड जो है वो देखी गई और बशमूल इसके कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। फिर हमने ये भी देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है आज तो क्लोज हैं बट ओवरऑल जो है उनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव है, लेकिन पाकिस्तान मार्केट काफ़ी ज़्यादा उरूज पर इसलिए जा रही है कि इस वक्त इलेक्शन शेड्यूल ऑन टाइम है, आगे इंटरेस्ट रेट कम होते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर ज़ाहिर है आईएमएफ की जो ट्रांच है नेक्स्ट $700 मिलियन, वो भी हमें इस माह रिसीव होगी उस नेच पर कि जहाँ पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलरेडी $7.8 बिलियन अचीव हो गए। अच्छा एहसन साहब, बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी हुई है, लेकिन अगर इंटरनेशनल प्राइसेस में मजीद हम इंक्रीज़ देखेंगे तो ऑब्वियसली पेट्रोल भी आइंदा वाले दिनों में बढ़ जाएगा, तो इससे इन्फ्लेशन की एक नई लहर आएगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन की फिगर्स आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसकी वजह से आइंदा वाले दिनों में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहे। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा अगर अनचेंज रहता है इंटरेस्ट रेट? देखिए इंटरेस्ट रेट तो जो है अनचेंज तो नहीं रहेगा बिकॉज़ हाई बेस इफेक्ट की वजह से कुछ हद तक कमी तो जो है वो मुतवक्के है कि 2024 में ठीक है। वो ठीक है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च के महीने के अंदर जो है वो होगी, इंटरेस्ट रेट कम होंगे और फिर ज़ाहिर है हमने देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ यानी कि ब्लूमबर्ग हो गया या फिर डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज़ हो गए, जी। उनकी तरफ से इंडिकेशन के इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी देखी जाएगी मार्च के माह के अंदर, बट ये एक्सटेंड होके जून तक चले जाएगा, जुलाई तक चले जाएगा। लेकिन बहरहाल इंटरेस्ट रेट जो है कम होने के काफ़ी ज़्यादा जो है वो तवक्कुआत है कि 2024 के एंड तक जो है ये 5 से 7% तक इसमें कमी देखी जाए, जो कि डिले हो सकती है, 2025 तक जा सकती है, बट इवेंचुअली जब कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मार्केट का उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अमन अमान की सूरत हाल भी एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात पे कहीं ना कहीं अमन अमान की ख़राब सूरत हाल के हवाले से वाक़यात और रूनुमा हो रहे हैं। तो आइंदा वाले दिनों में ये एक बड़ा चैलेंज होंगे। देखिए आई थिंक कि ये तो इस वक्त कोई इतना सिक्योरिटी इशू तो मार्केट को नहीं इम्पैक्ट कर रहा, बट जाहिर है इसको सिक्योरिटी एंगल से देखना है। हमारे जो स्मगलिंग हो जाती है या फिर $1 पे काफ़ी जो हमारी कमोडिटीज़ है वो हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है इससे इम्पैक्ट पड़ता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, बढ़ जाता है और फिर जाता है। आई थिंक इसको हमें चेक पे रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी के एज़ सच कोई मामलात इस वक्त नहीं मार्केट पे हैम्पर कर रहे, बट डेफिनिटली इलेक्शन ऑन टाइम होते हैं, तो मार्केट पे इसका काफ़ी मुस्बत इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट इस वक्त सरप्लस है, रिकॉर्ड प्लस है, तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो भी इंक्रीज़ हो इस साल? देखिए, बिल्कुल वो तो हो गया है, अब हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आते चले जा रहे हैं और फिर एक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक कि ये एक मेजर रीज़न है कि मार्केट परफॉर्मेंस भी मुस्बत दे रही है और तमाम कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, रिटेल भी हैं, इंस्टीट्यूशनल है, फॉरेन इन्वेस्टर है, सब सरगर्म हैं और इस तवक्कुआत पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आगे जो है वो इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी होगी और रुपी जो है स्ट्रॉन्ग होगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्डअप होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे। अच्छा एहसन साहब, आखिर में ये बता दें कि गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एकदम से मार्केट में आ गए थे और मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हो गई और पूरे साल अगर मैं साल 2023 का जायज़ा निकालूं तो हंड्रेड इंडेक्स में 22,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तो क्या साल 2024 में भी हम देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर एक्टिव रहेंगे? अगर फॉरेन इन्वेस्टर अपनी पेमेंट्स को निकाल लेते हैं या श्रिंक कर लेते हैं
तो आप नहीं समझते कि हर्बिट इंडेक्स दोबारा से बैक साइड पे जा सकता है और बड़ी तेजी से डिक्लाइन हो सकता है? देखिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं। एक तो डिविडेंड रेमिटेंस का चैलेंज है, फिर इसके अलावा हम देखना है जो हमारा रुपया है उसकी डॉलर और वो आ जाए। जी। तो फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर टैरिफ के अंदर इजाफा जिससे एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक्सपोर्ट्स भी हो रही है। तो आई थिंक ये सारे इश्यूज़ तो हैं, बट इसके एवज़ में आप देखें कि आईएमएफ की जो ट्रांस है $700 मिलियन वो हमें रिसीव होगी, $250 मिलियन की तरफ से। ये $853 मिलियन हमें बायलैटरल एजेंसी से मिले हैं, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.8 बिलियन हुए हैं। तो आई थिंक ये भी बहुत सारी अच्छी जो एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी होगी, आगे जाकर जो है वो हमारे सर्कुलर डेट क्राइसिस खत्म होगा। तो आई थिंक ये जो एक्सपेक्टेशन एक्टिविटी देखी जा रही है और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो पिछले साल के अंदर 55% तक पी6 ने रिटर्न दिया है या जी। इनकम दी है, तो वो आने वाले सालों के अंदर बरकरार। बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं शहरयार भट्ट, स्टॉक एक्सपर्ट हैं। शहरयार, आज 9:30 का आगाज और कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, रिकॉर्ड तेजी, हर्बिट इंडेक्स 2200 पॉइंट्स प्लस हो गया। ये क्या स्पेकुलेशन है या ये मार्केट जेन्युइन है? देखिए एब्सोल्युटली मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है जो हमारी इकोनॉमी में जो हम रिकवरी फेज के ऊपर आ गए हैं। आपने देखा होगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर हमने देखा था कि 26 दिसंबर को मार्केट में एक बड़ा डिक्लाइन देखने में आया था, एक प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, 2500 से ज्यादा पॉइंट मार्केट से निकल गए। लेकिन उसके फौरी बाद आपने देखा, क्योंकि टेक्निकल रीजन थी, उस वक्त बदला फाइनेंसिंग की बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ चुकी थी, फ्यूचर की पोजीशन बहुत ज्यादा थी। तो उसके बाद हमने देखा था कि मार्केट में फौरी तौर पे उसको ना से रिकवर किया, बल्कि मार्केट ने पॉजिटिव साइड के ऊपर भी बन हुई। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट के पॉजिटिव साइड के ऊपर ही है। और हम देख रहे हैं खासतौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर, आप देख रहे हैं आज दो बड़े स्टॉक्स जिनके अगर मैं बात करूं ओजीडीसीएल और पीपीएल की अगर बात कर ले, मार्केट खुलते ही लिमिट अप साइड के ऊपर बन हुए। तो और बहुत हैवी उसके अंदर वॉल्यूम देखने में आ रहे थे और मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, लग रहा है कि आने वाले दिन में आईएमएफ से हमें प्रोग्राम मिल जाएगा। और उसके बाद पॉलिटिकल साइड पे भी हम देख रहे हैं कि चीजें काफी ज्यादा मुस्तहकम है, इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहरयार भट्ट, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि 9:30 का आगाज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा और ये तवक्कुआत हैं फाइनेंसर्स की जानिब से कि मार्केट के अंदर तेज़ी बरपा रहेगी। जिस तरीके से हुकूमत इकदाम उठा रही है, हमारे रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आ रही है और हर्बिट इंडेक्स में आज 2200 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से उम्मीदें बांध दी गई हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि चैलेंजेस आइंदा आने वाले दिनों में हमारे रहेंगे, जिसकी वजह से हर्बिट इंडेक्स शेक हो सकता है। लेकिन बहरहाल एक्सपेक्टेशन यही है कि हर्बिट इंडेक्स अपना साबिका रिकॉर्ड जो 67,000 का है, बुलंद तरीन सदा का, उसको तोड़ेगा और आने वाले दिनों में नए रिकॉर्ड बनाएगा। यहाँ वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम बेहतर कब होगा? अब होने तो जा रहा है, थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसमें बहुत से रिफॉर्म्स करना बाकी हैं। जो टैक्स चोरियाँ हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए, और वो लोग जो टैक्स सिस्टम में नहीं आना चाहते और नॉन फाइलर रहने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इदारों से, उनके लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? क्योंकि आईएमएफ ने सख्ती से कहा है कि पाकिस्तान को अपना जो टैक्स जीडीपी का रेशो है उसको इंक्रीज करना है। इस वक्त हमारा टैक्स जीडीपी का रेशो 8 to 9% है, जो कि 12 to 13% तक हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उसमें बहुत से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कैश ट्रेड सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ़ाल है और बैंकिंग सिस्टम एज़ कम्पेयर टू कैश ट्रेड सिस्टम आज भी उसकी शरह कम है। तो कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए, एफबीआर को कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे जंगी बुनियादों पर? और फिर एक नया अलर्ट हमने देखा है एफबीआर की जानिब से आया है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो नॉन फाइलर्स होंगे, यानी जो टैक्स नहीं दे रहे होंगे, उनकी सिम्स के कनेक्शंस को ब्लॉक किया जाएगा। फिर आइंदा आने वाले दिनों में बिजली और गैस के कनेक्शंस को भी ब्लॉक करने पर गौर किया जाएगा और फिर अकाउंट्स भी सीज होंगे। तो इन्हीं तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे इस वक्त। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन टैक्स एक्शन कमेटी KCCI इब्राहिम कसुम्बी। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इब्राहिम साहब, टैक्स जीडीपी हमारी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही, रुकावटें क्या हैं? हमारे यहाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैक्स कल्चर डेवलप नहीं हुआ है। इसकी वजह ट्रस्ट डेफिसिट है और इसकी वजह एफबीआर की जो अप्रोच रही है गुज़िश्ता कई बरसों में, बल्कि दहाइयों में जी, वो उस तरह नहीं रही कि टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस मिले। लोग टैक्सेशन के सिस्टम में आते हुए घबराते हैं
इसकी वजह यह है कि हैरेसमेंट है, इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं टैक्स ऑफिसर्स के। तो जो ख़ास तौर पे मिडिल और लोअर लेवल के जो बिजनेस के लोग हैं, वो टैक्स के निज़ाम में आते हुए इसलिए घबराते हैं कि फिर वो समझते हैं कि अगर हम एक बार फंस गए तो फिर हमारे लिए छुटकारा मुश्किल है और हमें फिर इन सारे मसाइल से डील करना पड़ेगा। हमने कराची चैम्बर से बरसों से, मतलब हम हर साल और इसके अलावा भी तजावीज़ देते रहे हैं, और उनको सबसे बुनियादी तजवीज़ इसमें यही है कि टैक्स की बुनियाद को वसी करना पड़ता है। इसके बगैर आप ये नहीं हो सकता कि आप उन्हीं टैक्स पेयर पर साल ब साल बोझ डालते रहें, टैक्स के नर्ख बढ़ाते रहें, मुख्तलिफ तरीके से उनको टैक्स करते रहें, तो वो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो इस काबिल ही नहीं रहते कि वो टैक्स दे सकें। हमारी एक तजवीज़ ये थी गुज़िश्ता सालों में कि जो इंडस्ट्रीज या सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, उनकी तादाद मुश्किल से 5 लाख है, जो इंडस्ट्रीज और ट्रेड और बिजनेस जो भी है, जबकि बिजली के कनेक्शंस हैं इंडस्ट्री के और कमर्शियल के वो 50 लाख हैं। तो 50 लाख जो ये हैंगिंग फ्रूट जिसको कहा जा सकता है कि 50 लाख जब कनेक्शंस हैं, उसमें से सिर्फ 5 लाख आपका कंप्लायंस कर रहा है, और वो भी सारे का सारा एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। 5 लाख अगर रजिस्टर्ड है, या 6-7 लाख हो गए होंगे शायद अब, क्योंकि POS एक निज़ाम हमने मुतारुफ करवाया है रिटेल लेवल पे, लार्ज स्केल रिटेल पे, तो उसमें शायद इजाफा हो, लेकिन उसकी कलेक्शन जो है वो बहुत कम है। दुनिया में जो मेन रेवेन्यू कलेक्शन होती है वो होती है सेल्स टैक्स या VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे दुनिया में ये कोई अलग नाम दिए जाते हैं जी। तो वो फौरी तौर पे वो एक काम हो सकता है कि आप जहां जहां बिजली का कनेक्शन है, इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्री चल रही है, तो आप उनको उनके बिजली के बिल के साथ एक रजिस्ट्रेशन भेज दें कि जी ठीक है, आप अपना रिटर्न फाइल करें, अगर आपका टैक्स बनता है तो दें, नहीं बनता है तो ना दें। तो जब एक बार ये चीज हो जाएगी तो एक बड़ी रकम आपको इसमें सेल्स टैक्स के की मद में आपको हासिल होगी। ये क्यों नहीं कर रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक इलीट कल्चर भी है, जब कुछ लोग जो हैं टचेबल्स हैं, वहां पर वो अभी हाल में आपने देखा होगा कि LTU ने एक बहुत बड़ी रिकवरी की है, ऑल क्रेडिट टू देम, कि इन्होंने कोई $500 बिलियन रुपीस की रिकवरी की है एक ही इंडस्ट्री से जी, क्लाइंट से। तो ये चीज मुमकिन है और ये हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हम सिम डिस्कनेक्ट कर देंगे और हम ये छोटे छोटे लोगों के पीछे भागना, उसमें आपको इस वक्त देखना चाहिए कि हम बड़ी मछलियों को कैसे फिश कर सकते हैं। मगर इब्राहिम साहब, हम बड़ी मछलियों पे तो ना कभी हाथ हमने माजी में कभी हाथ डाला है, ना कभी हम हाथ डाल सकेंगे, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर भी टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहा, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स भी नहीं आना चाह रहे। तो फिर जब यही लोग नहीं आएंगे तो हम अपने टैक्स नेट को वसअत कैसे देंगे? ये क्रॉनिक इशू है, क्रॉनिक प्रॉब्लम, पुरानी बीमारी जिसको कहते हैं ना, वो है, और इसका कोई बज़ाहिर वो नजर नहीं आ रहा। इसमें लिप सर्विस है। अगर टैक्स का इस वक्त टारगेट अचीव किया है कुछ FBR ने, उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता 1.5 साल में डिवेल्यूएशन हो गई बहुत बड़ी। तो खुद ब खुद जो अब कलेक्शन है कस्टम से या विदहोल्डिंग टैक्स से, वो बढ़ गया। तो उसमें कोई कमाल नहीं है FBR का, इसमें डिवेल्यूएशन का कमाल है, और रुपए की कदर में कमी होने की वजह से आपका खुद ब खुद टैक्स कलेक्शन बढ़ गया उस मद में। लेकिन अब इसके साथ ही हमारे अखराजात, हमारे जो दूसरे IMF की शराइत हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे और आम आदमी पर इसका बड़ा बोझ पड़ेगा। इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। उसको सब्सिडीज देना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप सब्सिडीज देने जाते हैं तो IMF की शर्त ये कि आप सब्सिडीज ना दें। तो ये बड़ा Catch-22 सिचुएशन है कि अगर आप फर्ज अदा करते हैं तो सुन्नत रह जाती है, और सुन्नत अदा करते हैं तो फर्ज रह जाते हैं। IMF की शराइत कुछ इस तरह की हैं। तो उसके लिए कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस होते हैं कि कहां से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, कहां से आपके जो लीकेजेस हैं उसको आप प्लग करेंगे। बड़े लीकेजेस भी हैं, एग्जेम्पशंस भी हैं जी, तो वहां को डालना पड़ेगा, उन अनटचेबल्स को टच करना पड़ेगा आपको। तो इब्राहिम साहब ये बताएं कि हम अपना टैक्स GDP का रेशो इंक्रीज कर पाएंगे साल 2024 में? क्या हम नॉन फाइलर सिस्टम को खत्म तो खैर हम नहीं कर सकते, क्या कम कर पाएंगे इस सिस्टम को, इस कल्चर को? क्या समझते हैं आप? फाइलर की इस्तेलाह दुनिया में कहीं नहीं होती, हमारा इस्तेमाल हो रही है। आप रजिस्टर्ड होते हैं या अनरजिस्टर्ड होते हैं? अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वरना आप डिमांड इशू करें, और अगर आपके पास टैक्स बेस, बुनियाद टैक्स की बेस बड़ी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स होने चाहिए। मसला ये है कि हमारे FBR को पुरानी एक नशा लगा हुआ है, एडिक्शन है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी बिलवास्ता टैक्सेस पर दारोमदार है उनका।
चाहे वो कस्टम से हो गया, बिजली के बिलों से हो गया, और मजीद दूसरे आप गाड़ियों की सेल पर से हो गया, यानी ये सारे विद होल्डिंग टैक्सेस पर हमारा बहुत बड़ा इन्हिसार है। लेकिन एफबीआर तो कह रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स में हमने कमी की है, विद होल्डिंग टैक्स से जो कलेक्शन है उसमें कमी आई है और डायरेक्ट टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ है बकौल एफबीआर के, जो दिसंबर में इन्होंने अपने फिगर्स आउट किए हैं। हो सकता है, मेरी नॉलेज में ये चीज नहीं है, हो सकता है अगर ऐसा हो तो बेहतर है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ मुकम्मल तौर पर जाना पड़ेगा। और इसमें एक टैक्स बेस को ब्रॉड करने के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस्लाहत करनी पड़ेगी, रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स के लिए बहुत काम हुआ है, हमारी तरफ से भी बहुत काम हुआ है, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स नहीं हो रही। अगर एफबीआर के मुलाजमीन की तादाद अगर 24 से 25 हजार है तो उतनी जरूरत नहीं है। आप आज डिजिटलाइज हर चीज को करेंगे तो 5000 लोग काफी हो जाएंगे आपके। एफबीआर के मुलाजमीन तो खुद टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे, तो इस हवाले से बड़ी ले दे हो रही है एफबीआर के मुलाजमीन के हवाले से, लेकिन एफबीआर के ऊपर तो कोई जून नहीं रिंग रही। उनके मुलाजमीन जो रखवाले हैं टैक्स कलेक्शन के, वही टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते सालाना तौर पे। ये तो चराग तले अंधेरा है ना। तो अगर ये हाल है तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इस साल कुछ मजीद बेहतर हो जाएगा। टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी जरूरत है, डिजिटलाइजेशन की जरूरत है। इस वक्त इस एफबीआर के पास जो डेटा अवेलेबल है, हर जगह से डेटा अवेलेबल है, कोई बड़ा कमाल नहीं है। वो अपने डेस्क पे बैठ के रिकवरी कर सकते हैं, तो वो लोगों को टैक्स नेट में ला सकते हैं, ये मुमकिन है। इब्राहिम साहब ये खदशात तो नहीं है कि अब सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा हो जाए? अगर आप इसके रेट बढ़ाते चले जाएंगे, इस वक्त भी बहुत ज्यादा है 18%, और उसकी वजह से फ्लाइंग इनवॉइसेस, फेक इनवॉइसेस वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो इंपोर्टर है अगर फॉर एग्जांपल, और अगर वो 18-20% दे रहा है तो वो आगे इंडस्ट्री को वो बेच देता है वो इनवॉइस। जब इनवॉइस बेच देता है तो वो इनपुट ले लेता है, जब वो इनपुट ले लेता है तो नुकसान तो एफबीआर का है। बिल्कुल। तो इतने टैक्स रखने से बेहतर है कि वो कमर्शियल इंपोर्टर पर से कुछ टैक्स के रेट कम कर दें, जो विदहोल्डिंग टैक्स के और आपके फर्दर टैक्स एक लगता है 3%, उसके अलावा जो 18% और प्लस वैल्यू एडिशन टैक्स 3% यानी 21%। तो उसकी वजह से अब आपका नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो इंडस्ट्री में इंपोर्ट होती है खाम माल की, वो भी वो कमर्शियल मार्केट में आ जाती है, वो रॉ मटेरियल। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्लॉज हैं, सिस्टम के अंदर नुकाइस ऐसे हैं और ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से आपकी रिकवरी भी नहीं हो रही। वहां पर जो बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स या जो उसकी बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी पॉलिसी, तो उनको चाहिए कि वो इन चीजों को देखें, वो तजावीज को देखें जो हम उन्हें देते हैं, कि वो उनके इंटरेस्ट में भी होती हैं, वो सिर्फ हमारे इंटरेस्ट में नहीं होती। रवा माली साल के इख्तिताम तक क्या हम 9,415 अरब रुपए का टैक्स टारगेट अचीव कर लेंगे? ये तो हो सकता है मुमकिन, इसलिए इसकी वजह डिवैल्यूएशन है, ये हो जाएगा किसी ना किसी तरह। और अगर आईएमएफ हमें नया टारगेट देता है कि आप अपने टैक्स सिस्टम को मजीद इंक्रीज करें, तो हमारे पास तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे मजीद बोझ डालने के अलावा और कोई है ही नहीं प्लान, फिर तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर पे मजीद बोझ डालेंगे, इंडस्ट्री तो वैसे नहीं चल रही। सन 2000 में आपका 1 खरब यानी 1000 बिलियन रुपए का टारगेट था वो सिर्फ, और वो हम काम चला रहे थे उसमें, आज 9000 पे पहुंच गया जी। इसकी वजह इन्फ्लेशन है, इसकी वजह डिवैल्यूएशन भी है। तो कहीं ये सिर्फ हम टैक्स पे फोकस कर रहे हैं, हमें ओवरऑल मईशत पे फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए एक बड़ी लॉन्ग टर्म प्लान, उसके लिए इनोवेटिव जो सॉल्यूशंस हैं वो लोग नजर नहीं आ रहे हमें इस वक्त। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क में कितना टैक्स चोरी होता है और कितने लोग इस वक्त हमारे मुल्क में टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और कितने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जीरो करते हैं, तो इसके कुछ नंबर्स हैं आपके पास? टैक्स चोरी की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो आजकल शादियों का सीजन है, आजकल गाड़ियां आप सड़कों पर जो देख रहे हैं, जिस मॉडल की देख रहे हैं, जितना लेविश अखराजात देख रहे हैं, तो मेरे असेसमेंट ये है कि हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से दुगनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अब आप कह रहे हैं टैक्स चोरी, जाहिर है कि टैक्स चोरी या कहीं लूप होल्स हैं। उसके अलावा अब आप देख लीजिए कि स्मगलिंग अब तक हम रोक नहीं सके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, स्मगलिंग का कल्चर अभी भी कायम है हमारे मुल्क में। ये आपको तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। ये ऐसा नहीं होता कि आप टैक्स को आइसोलेट करके एक तरफ करके देखें। आपको मजमूई तौर पर इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके ऊपर फिर दूसरे जो आपके मसाइल हैं, स्मगलिंग और दूसरी चीजें हैं, वो भी साथ ही साथ लेके चलना पड़ेगा।
ताकि आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। देखिए रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ इसलिए नहीं है कि एक्सपोर्ट भी कम है, रॉ मटेरियल की लागत बहुत बढ़ गई, आपकी ऑयल इंपोर्ट का बिल जो है अभी अगला बहुत बड़ा आएगा, इसलिए कि ऑयल की प्राइसेस फिर बढ़ गई हैं, जो हालात पैदा हुए हैं यमन के, उसकी वजह से उधर से जो जहाज़ों पर फायरिंग हो रही है या मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, तो जहाज़ों के रेंट भी बढ़ गए, रॉ मटेरियल की कीमत भी बढ़ गई। उसके अलावा अभी आपके जो 2024 में पेमेंट्स हैं ड्यू हैं, जो आपके फॉरेन डेट की, वो बिल्कुल तकरीबन $24 है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। आपको कोई बड़ी रोजी पिक्चर या बहुत ही खूबसूरत तस्वीर नजर नहीं आ रही। यानी हम अपना फिस्कल डेफिसिट इस साल कम नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो, इसलिए आपके अखराजात बढ़ते ही जाएंगे। और दूसरा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं आप, मेरा ख्याल है तो वो भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपका पूरा नहीं हो सकेगा। इवन दो कि अगर आईएमएफ से आपको कर्ज मिल भी जाता है और आपके जो दोस्त ममालिक हैं तो 1-2 अरब रुपए डॉलर वहां से भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके सामने लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें बड़े पैमाने पर कर्जों की वापसी करनी है इस साल। अप्रॉक्सीमेटली 25 अरब डॉलर के कर्जे हैं जो हमने उतारने हैं, और अगर उसमें कुछ रीशेड्यूल भी हो जाते हैं तो 12 से 13 अरब डॉलर तो हमने देने ही देने। इंटरनेशनल बॉन्ड्स की मद में भी पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है, तो खती रकम हमारे कर्जों में सर्फ होगी, और आमदनी जो होगी या हमें जो कर्जे मिलेंगे रीशेड्यूल होकर, उसका जो तखमीना है वो बहुत कम है। बहरहाल करंट अकाउंट को मेंटेन करना मुश्किल होगा इस साल, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना मुश्किल होगा इस साल। ऑब्वियसली जब आप अपने टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए रिफॉर्म्स नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो उन लोगों पर लेंगे जो पहले से ही टैक्स दे रहे हैं, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने इलीट क्लास को, पार्लियामेंटेरियंस को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ट्रेडर्स को, होलसेलर, रिटेलर्स, डॉक्टर्स, वकीलों को टैक्स सिस्टम में शामिल नहीं किया, तो आप अपनी टैक्स जीडीपी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी की सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है, और उसमें हमने देखा कि यूबीजी का ग्रुप कामयाब हो गया इलेक्शन में। हफ्ते वाले दिन इलेक्शन थे, दो बिजनेस ग्रुप्स के दरमियान ये इलेक्शन हुए, और हमने बहुत से ऐसे वाक़यात वहाँ देखे जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखे। पाकिस्तान की इलीट क्लास, पढ़ी लिखी क्लास जब आपस में लड़ेगी, झगड़ेगी, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, और पुलिस और रेंजर्स को मुतारिक होना पड़ा फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। बहरहाल इलेक्शन का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो यूबीजी ने भारी अक्सरियत में कामयाबी हासिल की, और उस दिन इलेक्शन में क्यों बदमज़गी हुई और इसका मैसेज क्यों इतना अच्छा नहीं गया मुल्क भर में, और जब बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे जमा नहीं होगी तो बिजनेस कम्युनिटी का मसाइल कैसे हल होंगे। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साकिब फयाज मग्गू, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। FPCCI पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक एपेक्स बॉडी है जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का इदराक करती है, उनके मसाइल का दावा करती है, लेकिन सैटरडे वाले दिन हमने दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम भी देखा, और एक एक वोटर को 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेट करना पड़ा, और रेंजर्स और पुलिस को आना पड़ा, मदाखलत की, और फिर कुछ टाइम के लिए पोलिंग का अमल भी रुक गया। तो ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा हुए, क्या वजूहत थी, और फिर किस तरीके से मामलात बेहतर हुए और फिर इलेक्शन का जो अमल है वो दोबारा से शुरू किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इधर आपने मौका दिया बात करने का। जी देखिए वो वक्त जो था इसके लिए हमें भी बहुत अफसोस है कि जो इलेक्शन डे वाले दिन जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमारे जो वोटर्स पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे, पूरे मुख्तलिफ हमारे चारों सूबों से हमारे वोटर ने आई थी, काबिल हम लोग किया जाए, तो उन्होंने फिर उसको उस प्रोसेस को स्लो करना शुरू किया, और कितनी मर्तबा ऐसी चीज़ें की गई कि बैलेट जो थी बैलेटिंग रोक दी गई। इसकी वजह से उधर के जो वोटर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, जो हम एहतजाज करते बैलेट को ना रोका जाए, और जितनी भी ज़्यादा स्पीड से वो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको जारी रखा जाए। लेकिन असल में जो हम समझते हैं, जो रूलिंग ग्रुप का एक ये मकसद था कि जितनी वो बैलेटिंग होगी उतने वोटर्स को इंतज़ार करना पड़ेगा, और बहुत सारे वोटर्स एक्चुअली इंतज़ार करते या बहुत ज़्यादा एक लंबी लाइन की वजह से और बहुत ही जो उधर एटमॉस्फेयर था वो वोट्स उधर से चले गए, क्योंकि हर एक के अपने अपने काम होते हैं और अपने अपने
उनकी मीटिंग्स थी, किसी की खास तौर पे जो कराची के वोटर्स थे वो लोग जो है काफी जो है मायूस होके चले गए और अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो ये बदमज़गी होनी नहीं चाहिए थी। हम बिज़नेस कम्युनिटी हैं, हमें चाहिए कि हम आपस में मुत्तहद रहें, एहतियात के साथ रहें, सिविलाइज़्ड अपनी जो है वो अपने आप को पेश करें। लेकिन अब सिर्फ़ एक पॉलिटिक्स के उसमें ये पॉलिटिकली अगर ये कोई भी ऐसी मूव होती है, तो हम भी इसकी मज़म्मत करते हैं। और बहरहाल अब आइंदा अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और हमें कामयाबी दी और अब हम इंशाअल्लाह जिस तरह पहले ये इलेक्शन प्रोसेस होता था बहुत ही स्मूथली जी और वोटर्स को जो इज्जत दी जाती थी, जो भी उधर बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर्स होते थे हमारे फेडरेशन के, उनको इज्जत दी जाती थी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसी तरह उसको बरकरार रखा जाए, वो चाहे इलेक्शन डे हो या जो भी जब भी कोई और वक्त हो, कोई और इवेंट हो, तो उसको हम लोग अपना इसी चीज़ को बरकरार रखें। मगर साकिब साहब एक मैसेज तो कन्वे हो गया कि बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे नहीं है, और अगर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है उसकी बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे नहीं होगी तो मसाइल का मदावा कैसे होगा, मसाइल कैसे हल होंगे। दो बड़े ग्रुप्स हैं, दो बड़े ग्रुप्स में जो बिजनेस कम्युनिटी मौजूद है जब वो डिवाइड होगी तो किस तरीके से फेडरेशन अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएगा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक बिजनेस कम्युनिटी डिवाइड रहेगी और उस तरह के से वो नहीं परफॉर्म कर पाएगी जिस तरह उसको परफॉर्म करना चाहिए। जी मैं आपको एक बात ये बताऊं कि हमारा जो ताल्लुक है, जो मेरा ताल्लुक है, वो बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव ग्रुप से है, जो हम लोगों ने इसी बेस के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, इसी बेस के ऊपर उनके साथ यूबीजी के साथ अलायंस किया कि अब बिजनेस कम्युनिटी को एक हो जाना चाहिए। जी तो इस वजह से हमारे जो ग्रुप का फैसला था, जो हमारे मेंबर्स थे हमारे ग्रुप के, उन्होंने इसी नियत के साथ कि बिजनेस कम्युनिटी को एक होना चाहिए और उन्होंने उनके साथ अलायंस किया। और जो बाकी हमारी जो थे और लीडरान जो थे उनको भी हम लोगों ने यही सजेस्ट किया, यही रिक्वेस्ट की कि अब ये वक्त आ गया है कि इतने बुरे हालात हैं इकोनॉमिक्स के, हमारी पाकिस्तान की मईशत के, तो अब हमें अपनी ईगो को, अपनी अना को पीछे रख के और पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। एजेंडा तो क्या है ये आप लोगों का, एजेंडा क्या, प्लान्स हैं, क्या टास्क हैं आप लोगों के, किस तरीके से लेके चलेंगे बिजनेस कम्युनिटी को, फेडरेशन की क्या लाइन होगी। देखिए, फेडरेशन का रोल तो इकोनॉमी में बहुत ही अहम होता है। आप इसको अगर समझे, जो एक्चुअल रोल है फेडरेशन का वो तो पॉलिसी मेकिंग में होता है और हमारी सबसे पहली यही हमारी जो रेफरेंस है वो यही है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि जिससे जो कंक्रीट किस्म की पॉलिसी हम गवर्नमेंट को दें कि जो गवर्नमेंट के लिए भी काबिल अमल हो और उस ट्रेड और उस सेक्टर के लिए भी वो काबिल अमल हो, और इस तरह की पॉलिसी हो जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकें। हम अपने जो भी किसी सेक्टर के लिए जो बेहतर होगा और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी कम नहीं होना चाहिए। फेडरेशन का काम है उस पॉलिसी को बनाना। हम उसके लिए जो है R&D बोर्ड हम लोग उसको मजीद फाल करेंगे, जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है फेडरेशन में, वो किसी वजह से वो फाल अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा, तो हम उसको जो है R&D बोर्ड को फाल करेंगे और तमाम एसोसिएशन और तमाम सेक्टर्स और तमाम चैम्बर्स की ऑन बोर्ड लेके फिर कोई पॉलिसी वज़ा करेंगे। और जब तमाम स्टेक होल्डर और तमाम सेक्टर को अगर हम ऑन बोर्ड लेंगे तो फिर मेरे ख्याल में एक ऐसी पॉलिसी मुरतब होगी जो सबके लिए काबिल अमल भी होगी। सबसे बड़ा मसला क्या है फेडरेशन की इस वक्त, प्रायोरिटी में कौन सा सबसे बड़ा एक इशू है जिसको हल फौरी तौर पे किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि जो भी कंट्री एनर्जी एफिशिएंट होगी, जो भी कंट्री एनर्जी जिसकी इकोनॉमिकल होगी, उसकी इंडस्ट्री चलेगी और वही वर्ल्ड में compete कर सकेगी। तो जब तक हम लोग अपनी कंट्री को एनर्जी एफिशिएंट नहीं बनाएंगे, एनर्जी इकोनॉमिकल नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, हमारी ट्रेड आगे नहीं बढ़ सकती और हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। सबसे पहले हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी है। फिर दूसरा, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर भी हमें तवज्जो देनी है। हम ये चाहेंगे कि अब हमारे दौर में जो हमारी रजीम है, इस किस्म के हमारी जो फेडरेशन है वो पॉलिसी बनाए और जो गवर्नमेंट को सजेस्ट करे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री इधर लगे। जो अभी तक हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसी को हम लोग इधर मैन्युफैक्चरिंग हमारी स्टार्ट होगी। यानी लोकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए आप मैदान में आएंगे? जी, लोकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए फेडरेशन अपना फाल किरदार अदा करेगा। बिल्कुल। देखें, जब तक हम लोग अपनी इंडस्ट्री को और इधर जो हम लोग चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसमें बहुत, आपको पता है कि इस वक्त हमारी कंट्री फॉरेन एक्सचेंज की शदीद बहरान से गुजर रही है। तो इसका ये एक यही है कि अपनी एक्सपोर्ट को तो बढ़ाएं लेकिन अपनी इंपोर्ट को भी घटाएं। इंपोर्ट को घटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की इधर मैन्युफैक्चरिंग करें और जो भी हो सके अपना फॉरेन एक्सचेंज बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन पाकिस्तान के ऊपर जोर दें हम लोग। बहुत शुक्रिया साकिब फयाज बग्गू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लाइन ब्लॉक करने के लिए मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला अपनाना होगा, लोकलाइजेशन को बढ़ाना होगा। एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी प्राइसेस के हवाले से भी खदशात हैं। जो नई बॉडी इलेक्ट हुई है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, बहरहाल रिफॉर्म्स करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए और इस हवाले से हुकूमत से बहुत जल्द रब्ता करेंगे। मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला हमें बहुत पहले अपनाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त है। अगर हम आज लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं और लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम स्टेप्स उठा रहे हैं तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन इम्पोर्ट को कम करने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में पोटेंशियल बहुत है, हमारी जोग्राफियाई हदूद बहुत ज़बरदस्त है, 6 अरब लोगों से हम कनेक्टेड हैं, तो हम ना सिर्फ रीजनल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड से अपनी लोकलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि हम अपने इम्पोर्ट बिल को भी कम कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।